हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टर्म लोकल गवर्नमेंट पार्ट 2। मैं इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके कुछ एमसीक्यूज रह गए थे। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच आर्टिकल पावर्स अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज of panchayats that legislation of a state may by law endow the panchayat with such powers and authority will with respect to the matters listed in the 11th schedule। किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और जिम्मेदारियां कानून द्वारा पंचायतों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 250 and option number 1 250 and option number 2 is 243G. So option number 2 will be the correct answer, यानी कि 24G के अंदर पंचायतों की जो पावर्स हैं, पंचायतों की पावर्स के बारे में बताया है, अथॉरिटीज़ के बारे में बताया है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी कानून के द्वारा पंचायत को। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, दो अमेंडमेंट जो होंगे बच्चों, 73 और 74। अब ये जो 73 जो होगा ना, ये तो जाएगा 11th शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में जाएगा? 11th शेड्यूल में। और जो 74 अमेंडमेंट होगा वो कौन से में जाएगा? 12th शेड्यूल में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों? विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो पंचायत से है उसमें कैसी पंचायत बनेगी, ठीक है, उसकी पावर्स क्या क्या हैं, उसके रिगार्डिंग ये सारे क्या हैं आर्टिकल्स आपके सामने हैं। ठीक है, एक बार रीड करते हैं इनको। जैसा फर्स्ट है 24A जो है ग्राम सभा के लिए है, 243B जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में, यानी कि उनके उसमें सब्जेक्ट्स लिखे हैं। 243C जो है कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में, इनमें से आपको कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है। 243 जो डी है, देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, जो आपका जो अभी क्वेश्चन मैंने बनाया वो ये है 243G, ये जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, पावर्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। ठीक है, पावर्स टू द टैक्सेस। एक बार आप इन सभी को एक बार ठीक से देखेंगे। इलेक्शंस के बारे में क्या है, इलेक्शंस के बारे में 243 के बारे में लिखा है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द पैसा एक्ट। दिस वॉज द related to Adivasi population ST. Option number 2, this act was passed in 1996. This act was passed extending the provision of the panchayati system to these areas. Option number 4, aim of this act was to safeguard and preserve the traditions and customs of tribal communities. हिंदी में भी है बच्चों कि पैसा अधिनियम के बारे में यह सही विकल्प का चयन करना है। यह आदिवासी आबादी एसटी से संबंधित था। तो ये बच्चों बिल्कुल करेक्ट है कि ये आदिवासी और एसटी से रिलेटेड ही था। ठीक है, यह अधिनियम 1996 में यानी कि 1996 में पास हुआ, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीसरा है, और इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का विस्तार करते हुए यह अधिनियम पारित किए गए, ये भी बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें कि ये इसके लिए ना 1996 में जो आदिवासी जो है स्टार्टिंग में इनको ना मिलाते नहीं हैं। आदिवासी इसका जो एरिया को है 73 में जो रूरल वाली जो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट होता है, खंडपीठ, तालुका और ग्राम पंचायत होती है, उसमें आदिवासी क्षेत्र को नहीं मिलाते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक अलग से एक्ट लेकर आती है 1996 में, और जो पंचायती व्यवस्था जो सिस्टम था ना उसको एक्सटेंड कर देती है, मतलब उसी में ही इसको ऐड कर देती है। लेकिन ये क्या लेकर आती है, एक्ट के द्वारा इसको ऐड करती है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की परंपरा और रीति रिवाजों की रक्षा करना और संरक्षण करना है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि इस प्रोविजंस के थ्रू क्या होगा, जो आदिवासी जो होंगे ना, समुदाय जो होंगे, उनके कुछ ट्रेडिशंस होंगे, उनके ठीक है, उनके कुछ रीति रिवाज होंगे, तो इनसे इस एक्ट से उनको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शंस उनको मिलेगी। ठीक है, हिंदी में भी यही होगा। ठीक है, तो इस एक्ट का एम क्या हुआ, सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो इसमें चारों ही क्या होंगे बच्चों, ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक इसमें बच्चों आपके इसमें जो इसकी थोड़ी सी स्टोरी भी है, पैसा एक्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात ये है कि पैसा एक्ट जो है, ठीक है, पैसा एक्ट की यहाँ पे फुल फॉर्म भी इसी में ही लिखी हुई है। अगर हम थोड़ा जूम करेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे पैसा एक्ट की मे भी आपसे कुछ पूछ ले इसके फुल फॉर्म के बारे में, तो पैसा एक्ट की फुल फॉर्म जैसे यहाँ पे लिखा है कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल, ठीक है। अब इसकी जो कमेटी होती है वो कौन होता है, भूरिया कमेटी होती है इसकी, ठीक है। वो अपनी क्या देती है, एक रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। चलिए इसको आप रीड कर सकते हैं ठीक से। चलिए देखिए बेसिकली अब ये एरियाज़ भी कौन से होंगे, है ना। अब हमें ये तो पता है कि लोकल क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो विलेजेस होंगे वो क्या होंगे, और 74 अमेंडमेंट के अंदर अर्बन एरिया क्या होगा ये तो पता है। लेकिन एसटी एरियाज़ में कौन कौन से और एरियाज़ हैं, जैसे इसके अंदर है, जैसे क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, इन सभी में ही क्या रहती है, जनजातियाँ रहती है, आदिवासी क्षेत्र रहते हैं। जैसे राजस्थान में क्या है, मीणा जनजातियाँ है, ठीक है। झारखंड में होगा आपका गोंडा वगैरह है। तो ये इनके लिए क्या गया था, अलग से एक्ट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देखिए क्वेश्चन ये भी बनाया था कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, सीएम के इलेक्शन हो, वो कौन कराता है, ठीक है। तो उसका आंसर हमें पता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। देखिए पंचायती राज के अगर इलेक्शंस करवाने हैं तो उसके लिए एक क्या किया गया, उसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की इस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त की क्या की गई, नियुक्ति की गई। देखिए यहाँ पे आयुक्त है, अलग से कमीशन नहीं है, कमिश्नर है, जो कि क्या करेगा, जो पंचायती राज के इलेक्शंस होंगे उनकी क्या करेगा, उनको मतलब उन पे वॉचिंग करेगा, देखेगा, और कंडक्टिंग कराएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखिए बच्चों, अब पंचायती राज के इलेक्शंस कराने के लिए तो क्या करा दिया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। अब मान लीजिए, अब इनके पास बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। मतलब राज्य से इनको तो डिपेंड रहना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जब इनको देगी तभी ये काम करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, इसी के लिए इन्होंने क्या किया, स्टेट कमीशन फाइनेंशियल कमीशन को बनाया गया, ठीक है। अब आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन इसके बारे में, ठीक है। अब ये स्टेट में ही बना है बच्चों, ये क्या क्या करता है, दिस कमीशन एग्जाम द फाइनेंशियली पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। इट यानी कि पहला ये है कि राज्य वित्त आयोग के बारे में सही विकल्प चुने। पहला है आयोग राज्य में स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति की जांच करता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ये क्या करता है, स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति क्या है, उनके पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, ठीक है, इसकी वो चेक करेगा, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरे में क्या है कि इट वुड, और ये पढ़ चुके हैं, यह है एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच, दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण को भी समीक्षा करेगा। यानी कि मान लीजिए 70, यानी कि शहरों में कितना पैसे जा रहा है अर्बन एरिया में, रूरल एरियाज़ की पंचायत में कितना सरकार के पास जा रहा है, ये भी क्या करेगा, उस पर वॉचिंग करेगा, उसको देखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होंगे। 1 और 2 दोनों ही फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों देखो, ये फाइनेंस कमीशन एक पूरा वित्त आयोग इंडिया का भी है पूरा, है ना, जो पूरे सेंट्रल के जो खर्चे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, नहीं करती, कितना करती है, कितना उड़ाती है, वो सब भी ध्यान रखती है, ठीक है। लेकिन एक क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इसलिए बनाया जाता है ताकि इनके इनको पैसा ठीक से मिलता है या नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द 74th अमेंडमेंट 12th शेड्यूल। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में 12th शेड्यूल रखा है। देखिए जो आपका 73 होगा उसमें कौन सा शेड्यूल होगी, वो 11th शेड्यूल होगा, ठीक है, यानी कि 11वीं अनुसूची होगी। और 74 किससे रिलेटेड होगा, वो होगा 12th यानी कि 12वीं अनुसूची से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि 74 अमेंडमेंट जब हुआ तो 74 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, हमको पता है वो अर्बन एरिया से था, यानी कि उसमें नगर पंचायत होंगी, अब यानी कि सिटीज़ होंगी। तो इसके कुछ ऑप्शन है, देखते हैं हम। 74th अमेंडमेंट डील्स विद द अर्बन लोकल बॉडीज़ और
नगर पालिका। बिल्कुल ठीक है कि जो 74 अमेंडमेंट है वो क्या करता है, स्थानीय निकायों और नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से, बिल्कुल ठीक बात है। द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन एन अर्बन एरिया एज हैविंग अ मिनिमम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5000, यानी कि इन्होंने अर्बन एरिया माना किसको, तो जिस एरिया की, अर्बन एरिया ने कि 5000 जो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया, अर्बन एरिया में। आपने देखा होगा कि कुछ गाँव में 5000 लोग भी नहीं होते, कुछ लोगों को मिलाकर ही गाँव बनाया जाता है। ठीक है, तो 74 अमेंडमेंट के बारे में पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरा है कम से कम एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें एक जो ऑप्शन नंबर 3 है, कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी कृषि व्यवसाय और गतिविधि में लगी हुई। यहाँ पे कृषि तो लिखा है, लेकिन जो अकृषि मतलब जो नॉन आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है ना कि 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे बीच में आएगा बच्चों क्या, नॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बीच में, आपको नॉन लिखना है, यानी कि उस एरिया के 75% जो आदमी होंगे, व्यक्ति जो होंगे, पुरुष जो होंगे, वो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि वो गैर कृषि कार्य कर रहे होंगे। जैसे वो फैक्ट्री में जा रहे होंगे, उनके कोई इंडस्ट्रीज होगी, कोई टीचर होगा। ठीक है, यानी कि वह मतलब खेती बाड़ी नहीं कर रहा होगा। तो 74th अमेंडमेंट में ये बात भी क्या होती है, ठीक होती है। फोर्थ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये बात भी सही बोला कि लगभग 1 किलोमीटर के अंदर कितने 400 व्यक्ति रहने चाहिए। ठीक है, उसी को अर्बन एरिया माना जाएगा। तो ये लगभग सभी क्या है बच्चों, उसके लगभग क्या सभी के सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है 74 अमेंडमेंट को लेकर कि अर्बन एरिया बोलेंगे किसको, कैसे फ़र्क करेंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है या विलेज है, ठीक है, या फिर ये शहर है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा हिंदी में भी। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर वी कैन फाउंड द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखो बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण, यानी कि पावर्स को क्या करना है, पावर्स को है ना आपको डिवाइड कर देना है ना। डिवाइड का मतलब ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होगी स्टेट गवर्नमेंट, ये होगी लोकल बॉडीज, है ना। मतलब पावर्स को एक जगह ना रख कर मतलब दूसरों के हाथों में भी देना है। तो जैसे ही बच्चों 73 और 74 अमेंडमेंट होता है ना, 73 और 74 अमेंडमेंट होगा ना बच्चों, तो ये क्या करेगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर देगा किसको, लोकल बॉडीज़ को। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल आपको कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल है। ठीक है, फर्स्ट है बोलीविया लैटिन अमेरिका, एंड 2 है नॉर्थ कोरिया, जहाँ हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे सफल उदाहरण मिल सकता है। बोलीविया, लैटिन अमेरिका और उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया तो बच्चों हो नहीं सकता, किम जोंग बैठा है वहाँ पे। ठीक है, तो बोलीविया क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन बना है बच्चों, बॉक्स में ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें ये जो आपका ये पे जो बनाया है, जब आपका लास्ट वाला एक टॉपिक होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। ठीक है, लगभग जैसे ही 1993 के बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 73 और 74 में अमेंडमेंट में जो जो बातें बोली गई है, क्या वो रियल में इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो मे बी इसके कई सारे कैसे भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो मैंने सबको क्या किया, एक बार में ही लिख दिया है। जैसे 500 जिला पंचायत से हमारे पास, 6000 ब्लॉक इंटरमीडिएट पंचायत है, 2.5 लाख हमारे पास ग्राम पंचायत है। ठीक है, 100 सिटीज़ है, 14 टाउन्स म्यूनसिपलिटीज है, 2000 नगर पंचायत है। ठीक है, 32 लाख कैंडिडेट इलेक्टेड बॉडीज, लगभग 32 लाख बच्चों टोटल बॉडी मतलब कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है लोकल बॉडीज़ में। ठीक है, मतलब सरपंच में और काउंसलर सभी में। ठीक है, 200 वीमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत में भी है। ठीक है, 2000 वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ ब्लॉक और तालुका प्रेसिडेंट में है। ठीक है, 80,000 वीमेन सरपंच इन ग्राम पंचायत में। तो ये सारे क्या है, ये एक रिजल्ट है किसका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73 और 74 अमेंडमेंट का। ठीक है, तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 11th के बच्चों को, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू।